एक रात में मैंने एक बड़े बिजनेस साम्राज्य को बर्बाद होने से बचा लिया, लेकिन उसी रात किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि वह जुड़वा बच्चों की मां बन गई। बच्चों के जन्म के तुरंत बाद, जब वह बेहद कमजोर हालत में थी, मैंने चुपके से एक बच्चे को उठाया और हमेशा के लिए वहां से गायब हो गया। 5 साल बाद कंपनी ने मेरा ट्रांसफर विदेशी शाखा से वापस हेड ऑफिस कर दिया। मैंने अपने बेटे से कहा, बेटा आज घर पर आंटी के साथ खेलना, ठीक है? पापा को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जाना है, जल्दी वापस आ जाऊंगा। वह अपनी खिलौने वाली बबल गन लेकर पूरे घर में प्यूं 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 करता हुआ घूम रहा था। उसने हीरो वाली स्टाइल में कहा, टेंशन मत लो डैड, मैं घर की सिक्योरिटी संभाल लूंगा। मैं हंस पड़ा और ऑफिस चला गया। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करके जैसे ही बिल्डिंग से बाहर निकला, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। एक अजनबी औरत मेरे बेटे को गोद में उठाकर जबरदस्ती एक नीली कार में बैठाने की कोशिश कर रही थी। अरे ओ मैडम, वो मेरा बेटा है। मैं पागलों की तरह भागा, पूरी ताकत लगाकर उसे उससे छीन लिया। मेरा बेटा डर के मारे मेरे सीने से चिपक गया। उसकी आंखों से आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे किसी ने फ्री में पानी की टंकी खोल दी हो। मैं उसे लेकर तुरंत घर लौट आया। उसे नहलाने ही वाला था कि मेरा मोबाइल लगातार बजने लगा। मैंने फोन उठाया। उधर से एक जानी पहचानी लेकिन बेहद साफ आवाज आई, डैड मुझे आपसे कुछ कहना है, लेकिन गुस्सा मत होना। मैं चौंक गया। ये तो मेरे बेटे की आवाज थी। उसने मासूमियत से कहा, मैं चुपके से आपको ढूंढने निकला था। रास्ते में एक बहुत ठंडी शक्ल वाली आंटी मिली। उन्होंने मुझे अपने घर ले जाकर कहा कि मैं उनका बेटा हूँ, क्योंकि मैं उनके बेटे जैसा बिल्कुल दिखता हूँ। उन्होंने मुझे गलत पहचान लिया है। अब मैं क्या करूँ डैड? मेरे हाथ से फोन लगभग छूट गया। दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ गया। अगर मेरा बेटा वहाँ है तो जो बच्चा अभी मेरे घर के बाटब में आराम से बैठा नहा रहा है, वो आखिर है कौन? फोन पर मेरा बेटा शिकायतें जारी रखे हुए था। मैंने उन्हें 1000 बार कहा कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। ऊपर से बोले कि मैं शरारत कर रहा हूँ, इसलिए रात का खाना भी नहीं दिया। कितना अन्याय है ना डैड। इतने में बाटब में बैठा बच्चा धीरे से बोला, डरना मत, मेरी मम्मी बुरी नहीं है। उनका चेहरा बस हमेशा ऐसा लगता है जैसे किसी ने उनसे बिजली का बिल डबल भरवा लिया हो, लेकिन असल में वो अच्छी है। रात को नौकरानी तुम्हें खाना दे देगी। मैं उसे घूरता रह गया। तुम्हें ये सब कैसे पता? बोलते बोलते अचानक मेरे दिमाग की घंटी जोर से बजी। मैंने कांपती आवाज में पूछा, जिस लेडी के घर मेरा बेटा है, क्या वो तुम्हारी मम्मी है? उस छोटे से लड़के ने बिना कुछ बोले धीरे से सिर हिला दिया। बस इतना सा इशारा मेरे लिए किसी बम से कम नहीं था। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। हे भगवान, ये कैसा मजाक है? मैं अपना बेटा समझकर किसी और के बच्चे को उठा लाया और मेरा असली बेटा उसकी माँ के घर पहुंच गया। यानी जो बच्चा मेरे सामने बैठा है वो उसी औरत का बेटा है। मैंने खुद को संभालते हुए फोन पर अपने बेटे से कहा, देखो आज बहुत देर हो गई है, मैं कल आकर तुम दोनों को बदल दूंगा, ठीक है? लेकिन हैरानी की बात, फोन वाले बेटे और बाटब वाले बच्चे ने एक साथ चिल्लाकर कहा, नहीं बिल्कुल नहीं। मैं कभी फोन को देखता, कभी बाटब वाले बच्चे को। छोटे लड़के ने नजरें झुका ली। कुछ पल चुप रहने के बाद वो बहुत धीमी आवाज में बोला, क्या मैं सिर्फ एक दिन यहीं रह सकता हूँ? मैं बस एक बार महसूस करना चाहता हूँ कि पापा होना कैसा लगता है। उसकी बात सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल में सुई चुभो दी हो। मैं चाहकर भी उसे मना नहीं कर पाया। फिर मुझे अपना बेटा याद आया, जो हमेशा बिना माँ के बड़ा हुआ। क्या उसने भी कभी मन ही मन सोचा होगा, काश मेरी भी एक मम्मी होती? तभी फोन के दूसरी तरफ मेरा बेटा खुशी से उछल पड़ा। वैसे डैड, यहाँ का खाना इतना मजेदार है कि मैं असली वजह बताता हूँ, मैं इसलिए रुकना चाहता हूँ। मैंने माथा पकड़ लिया। अरे बुद्धू, तुझे कोई उठाकर अपने घर ले गया और तू वहाँ खाने की रिव्यू दे रहा है, जरा सा भी डर नहीं लगा? वो हंसते हुए बोला, डर किस बात का, यहाँ तो 5 स्टार होटल जैसी ट्रीटमेंट मिल रही है। उधर छोटा लड़का भी धीरे से बोला, प्लीज सिर्फ आज के लिए। दोनों ने एक साथ कहा, प्लीज डैड, सिर्फ एक दिन। दोनों की आवाज इतनी एक जैसी थी कि मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था। मैं उन मासूम चेहरों को देखकर हार गया। गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक दिन। कल शाम होते ही तुम दोनों वापस अपनी अपनी जगह चले जाओगे। यस। फोन वाला बेटा खुशी से चिल्लाया और तुरंत फोन काट दिया। मैंने उस छोटे लड़के की तरफ देखा। तुम्हारा नाम क्या है? उसने धीरे से जवाब दिया, मम्मी मुझे चेन चेन बुलाती है। मैं मुस्कुराया। तो चेन चेन, तुम अकेले सोते हो या कोई तुम्हारे साथ रहता है? उसने सिर हिलाया। मैं 3 साल की उम्र से अकेले सोता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ती, मैं बहुत बहादुर हूँ। उसकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया। यही तो फर्क था। मेरा बेटा तो आज भी सोने से पहले कहानी सुनने और पीठ थपथपाने की जिद करता है, और चेन चेन इतनी छोटी उम्र में ही खुद को बड़ा बना चुका था। रात को उसे सुलाने के बाद मैं कमरे के बाहर काफी देर तक खड़ा उसे देखता रहा। तभी पहली बार मुझे एहसास हुआ, चेहरा दोनों का एक जैसा है, लेकिन स्वभाव बिल्कुल अलग। मेरा बेटा चलता फिरता रेडियो है, इतना बोलता है कि कभी कभी मुझे लगता है उसकी बैटरी निकालनी पड़ेगी। और चेन चेन इतना शांत कि अगर 5 मिनट तक बैठा रहे तो लगेगा घर में बुद्ध की आत्मा आ गई है। उसकी आंखों में बच्चों वाली शरारत नहीं, बल्कि उम्र से कहीं ज्यादा समझदारी दिखाई देती थी। मैंने खुद को समझाया, दुनिया में कई लोग एक जैसे दिखते हैं, इंटरनेट पर भी ऐसी खबरें आती रहती हैं, बस यही संयोग होगा। लेकिन मुझे कहाँ पता था ये कोई साधारण संयोग नहीं था, ये तो किस्मत का बहुत पहले से लिखा हुआ खेल था। अगली सुबह मैंने खुद नाश्ता बनाया। चेन चेन बहुत शालीनता से छोटे छोटे कौर खा रहा था। उसे देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने मन ही मन फैसला किया, आज का पूरा दिन सिर्फ उसके नाम रहेगा। मैं उसे वो सारी खुशियां दूंगा जो शायद उसने कभी महसूस ही नहीं की। मैंने मुस्कुराकर पूछा, आज जहाँ भी जाना चाहो हम वहीं चलेंगे? चेन चेन की आंखें चमक उठी। सच में? कहीं भी? हाँ पक्का। उसने हिचकते हुए कहा, मैं पहले चिड़ियाघर जाना चाहता हूँ, फिर अम्यूजमेंट पार्क, क्या हम जा सकते हैं? उसकी आवाज में इतनी उम्मीद थी कि मेरा दिल भर आया। मैंने बिना एक पल गंवाए सिर हिला दिया।
बस फिर क्या था, जो बच्चा हमेशा चुप रहता था वो पहली बार किसी आम बच्चे की तरह उछल पड़ा। उसके चेहरे की मुस्कान इतनी प्यारी थी कि लगता था जैसे बादलों के पीछे से अचानक धूप निकल आई हो। मैंने सोचा शायद उसकी मम्मी सच में काम में इतनी व्यस्त रहती होंगी कि उसे ऐसे घुमाने का समय ही नहीं मिला। हमारी पहली मंजिल थी चिड़ियाघर। रास्ते भर चेन चेन की आंखों की चमक कम ही नहीं हुई। जैसे ही उसने शेर, बाघ, जिराफ और बाकी जानवर देखे, वह पहली बार खुलकर एक छोटे बच्चे की तरह उत्साहित हो उठा। रेड पांडा को देखते ही चेन चेन ने उत्साह से मेरा हाथ पकड़ लिया और लगभग मुझे घसीटते हुए उनके बाड़े तक ले गया। वह पूरे जोश में उन जानवरों की आदतें, उनकी हरकतें और उनकी खास बातें मुझे बताने लगा। उसका नन्हा सा मुंह बिना रुके चलता जा रहा था, मानो उसमें पॉज का बटन ही ना हो। उसकी चमकती आंखों में पूरी दुनिया को जान लेने की मासूम जिज्ञासा भरी हुई थी। चिड़ियाघर घूमने के बाद हम सीधे अम्यूजमेंट पार्क पहुंच गए। वहां पहुंचते ही उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, चलिए सबसे पहले बम्पर का 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, फिर तो मुझे गिनती ही याद नहीं रही। वह बार बार गाड़ी मेरी तरफ ठोक कर खिलखिलाकर हंस रहा था और मेरी हालत ऐसी हो गई थी जैसे वॉशिंग मशीन के स्पिन मोड में फंस गया हूँ। दुनिया गोल गोल घूम रही थी और पेट ने भी विद्रोह का ऐलान कर दिया था। आखिरकार मैंने दोनों हाथ जोड़ दिए। बस बेटा दया करो, अगर एक बार और टक्कर मारी ना तो मैं यहीं बम्पर कार के अंदर अपनी आत्मा बाहर निकाल दूंगा। लेकिन चेन चेन को तो जरा भी चक्कर नहीं आया। उसने बड़ी गंभीर शक्ल बनाकर अपनी छोटी सी हथेली से मेरी पीठ थपथपाई और बोला, लेकिन मुझे तो अभी और खेलना है, बहुत मजा आ रहा है। उसकी मासूमियत देखकर मैं हंस भी पड़ा और रोने का भी मन किया। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा। शाम की सुनहरी रोशनी हमारी परछाइयों को सड़क पर लंबा खींच रही थी। मेरे पैर इतने थक चुके थे कि लग रहा था उनमें हड्डियों की जगह उबले हुए नूडल्स भर दिए गए हों। मैंने चेन चेन का छोटा सा हाथ पकड़ा और हम धीरे धीरे पार्क से बाहर निकलने लगे। बाहर आकर मैं उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, तो जनाब आज मजा आया? उसने जोर जोर से सिर हिलाकर हाँ कहा, लेकिन अगले ही पल धीरे से ना में भी सिर हिला दिया। मैं उलझ गया। अरे भाई, ये कौन सी नई गणित है? खुश भी हो और उदास भी। चेन चेन की आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी। उसने नाक सुड़कते हुए होंठ भींच ली। उसकी आवाज भर्रा गई। मुझे पता है आप अब मुझे वापस घर छोड़ने वाले हैं। वह कुछ पल रुका, फिर बोला, आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था, लेकिन ये सोचकर बहुत दुख हो रहा है कि शायद अब मैं आपको दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा। उसने झिझकते हुए अपना छोटा सा हाथ बढ़ाया और धीरे से मेरी शर्ट पकड़ ली। बहुत धीमी आवाज में बोला, काश आप ही मेरे पापा होते। उसकी बात सुनकर मेरा दिल जैसे कस कर किसी ने मुट्ठी में पकड़ लिया। मेरी आंखें भी हल्की सी नम हो गईं। मैंने प्यार से उसके मुलायम बाल सहलाए। अगर किस्मत ने दोबारा मिलाया तो मैं तुम्हें फिर घुमाने ले जाऊंगा, पक्का। चेन चेन ने पूरी ताकत से सिर हिलाया। आंसू उसके गालों पर लुढ़क पड़े, लेकिन फिर भी वह मुस्कुराने की पूरी कोशिश करता रहा। उसने जो पता बताया था उसके अनुसार मैं गाड़ी चलाकर शहर के सबसे आलीशान विला एरिया में पहुंचा। यहाँ की सिक्योरिटी इतनी कड़ी थी कि मच्छर भी शायद एंट्री पास बनवाकर अंदर जाते होंगे। हर विला किसी महल से कम नहीं लग रहा था। साफ पता चल रहा था कि यहाँ राजधानी के सबसे अमीर लोग रहते हैं। मैं मुख्य गेट के बाहर रुका, फिर मैंने अपने बेटे की स्मार्ट वॉच पर कॉल किया और धीरे से कहा, जब कोई ना देख रहा हो तब चुपचाप बाहर आ जाना। चेन चेन अंदर चला जाएगा, तुम दोनों आराम से जगह बदल लेना, लेकिन किसी को जरा भी पता नहीं चलना चाहिए। चेन चेन जैसे ही गेट के अंदर जाने लगा, उसने पलटकर मेरी तरफ देखा, फिर पूरी ताकत से हाथ हिलाने लगा। उसके छोटे से चेहरे पर बिछड़ने का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। मैं उन दोनों बच्चों को देखता रहा। दोनों की शक्ल एक जैसी, मुस्कान एक जैसी, आवाज तक लगभग एक जैसी। दिल में अजीब सा दर्द और अपनापन एक साथ उमड़ आया। तभी विला के गेट के अंदर से एक जानी पहचानी महिला बाहर आती दिखाई दी। उसे देखते ही मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। ऐसा लगा जैसे शरीर का सारा खून जम गया हो। वो वही थी, राजधानी के मशहूर बी परिवार की लाडली बेटी बाई किंग गुआंग। उसे देखते ही मेरे शरीर ने दिमाग से पहले फैसला कर लिया। आदतें मिलती हो, बात करने का अंदाज तक मिलता हो और दोनों के बीच इतनी गजब की समझ हो, ये सिर्फ शक्ल मिलने वाली बात नहीं थी, ये खून का रिश्ता था। जैसे ही मैंने बाई किंग गुआंग को देखा, सब कुछ एक पल में साफ हो गया। चेन चेन वही दूसरा जुड़वा बेटा था जिसे उसने 5 साल पहले जन्म दिया था, और मेरा अपना बेटा जिसे मैं 5 साल पहले अपने साथ ले गया था। आज किस्मत के इस अजीब खेल में गलती से मैं अपने ही दूसरे बेटे को घर ले आया था। 5 साल बाद मैंने अपने खोए हुए बेटे से मुलाकात की, लेकिन जिस तरीके से हुई वैसा तो शायद फिल्मों के लेखक भी सोचते हुए 2 बार सोचे। मैं भारी मन से आगे बढ़ता रहा। दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था। 5 साल पहले मैं अपने बेटे को लेकर विदेश भाग गया था। मुझे लगा था कि अब मेरा और बी परिवार का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया, लेकिन किस्मत ने जैसे हंसते हुए कहा, इतनी आसानी से पीछा नहीं छूटेगा भाई। उसने मुझे वापस राजधानी खींच लाया और फिर सीधे उसी औरत के सामने खड़ा कर दिया। मैं इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी मेरा बेटा उछलते कूदते मेरे पास आया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर उसका रेडियो स्टेशन दोबारा चालू हो गया। डैड, आज तो बहुत मजेदार एडवेंचर था, हम दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। और उसकी मम्मी को जरा भी शक नहीं हुआ। उसके पास मम्मी है लेकिन पापा नहीं, और मेरे पास पापा है लेकिन मम्मी नहीं। कितना अजीब इत्तेफाक है ना। मेरा दिल हल्का सा कांप उठा। उसे सच्चाई का जरा भी अंदाजा नहीं था, लेकिन उसकी हर बात मेरे सीने में चुभ रही थी। वो अब भी पूरे उत्साह से बोलता जा रहा था। आपको पता है उसकी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है। सुबह 5 बजे उठा देती हैं, 9 बजे पियानो क्लास, 10:30 बजे इंग्लिश, दोपहर 2 बजे लॉजिक क्लास, और अभी तो उन्होंने मुझे इतना लंबा निबंध याद करने को दे दिया
कि मेरी तो आत्मा ही बाहर निकल गई। बोली, जब तक याद नहीं करोगे खाना नहीं मिलेगा। अच्छा हुआ आप समय पर आ गए, नहीं तो आज रात में सच में भूखा ही सो जाता। उसकी हर बात सुनते सुनते मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मेरी मुट्ठियां अपने आप कस गईं। चेन चेन अभी सिर्फ 6 साल का बच्चा है। जिस उम्र में बच्चों को मिट्टी में खेलना चाहिए, पेड़ों पर चढ़ना चाहिए, दोस्तों के साथ मस्ती करनी चाहिए, उस उम्र में बाई किंगवांग ने उसकी पूरी दिनचर्या क्लासों से भर दी थी। अब समझ आया वो इतना शांत, इतना समझदार और उम्र से कहीं ज्यादा गंभीर क्यों है। उसे बचपन जीने का मौका ही नहीं मिला। उसे वक्त से पहले बड़ा होने पर मजबूर कर दिया गया था। मैंने अपने बगल में खुशी से उछलते कूदते बेटे की तरफ देखा और उसी पल मेरे दिल में बाई किंगवांग के लिए एक गहरी नाराजगी जन्म लेने लगी। मुझे अपने 5 साल पहले वाले खुद पर इतना गुस्सा आ रहा था कि बस पूछिए मत। मैं बार बार खुद को कोस रहा था। मैं इतना लाचार क्यों था? मेरे पास इतनी ताकत क्यों नहीं थी कि दोनों बच्चों को अपने साथ ले जा पाता? अगर ऐसा कर पाता तो दोनों भाई साथ बड़े होते, एक दूसरे से कभी बिछड़ते नहीं और चेन चेन को बचपन से ही इतनी सख्त जिंदगी नहीं झेलनी पड़ती। लेकिन जिंदगी फिल्मों की तरह नहीं होती। उस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं था। एक बच्चे को पालना ही मेरे लिए किसी पहाड़ उठाने से कम नहीं था। 2 बच्चों की जिम्मेदारी उठाना तो मेरे बस की बात ही नहीं थी। कम से कम एक बच्चा बी परिवार के पास रहता तो उसे खाने पीने, कपड़ों और अच्छी जिंदगी की कभी कमी नहीं होती। उसी समय मुझे वही सबसे सही फैसला लगा था। लेकिन जब भी मैं सोचता कि चेन चेन ने ये 5 साल कितनी उदासी और दबाव में बिताए होंगे तो अपराध बोध की ऐसी लहर उठती कि मैं अंदर तक डूब जाता। ऐसा लगता जैसे किसी ने दिल पर कई टन का पत्थर रख दिया हो। देखते देखते 3 महीने बीत गए। एक दिन किंडरगार्टन से नोटिस आया कि शुक्रवार को पेरेंट्स चाइल्ड स्पोर्ट्स डे है और हर बच्चे के साथ उसके माता पिता का आना जरूरी है। मैंने उसी वक्त अपने सारे ऑफिस के काम किनारे कर दिए। सोचा उस दिन पूरा समय सिर्फ अपने बेटे के नाम रहेगा। शुक्रवार की सुबह मैं और मेरा बेटा पहले से तैयार किए हुए एक जैसे ट्रैक सूट पहनकर तैयार हो गए। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी बैटरी फुल चार्ज कर दी हो। वह पूरे जोश में अपनी छाती थपथपाते हुए बोला, डैड आज हमें पहला नंबर जीतना ही है। मैं मुस्कुराया, ठीक है कप्तान साहब, आज पापा भी पूरा दम लगाएंगे। पहला खेल था 3 लेग्ड रेस। रेफरी हमारे पैरों में रस्सी बांधने के लिए झुके ही थे कि मैंने एक पल के लिए सिर घुमाया और मेरा बेटा गायब। मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं घबराकर चारों तरफ देखने लगा। तभी एक जाना पहचाना छोटा सा चेहरा तेजी से मेरी तरफ आता दिखाई दिया। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़कर अपने पीछे कर लिया। फिर नकली गुस्से वाला चेहरा बनाकर बोला, अरे जनाब, अभी थोड़ी देर पहले कौन बोल रहा था कि हमें पहला नंबर जीतना है? अगर ऐसे ही इधर उधर घूमते रहे तो पहला नहीं आखिरी नंबर आएगा। इस बार हैरानी की बात हुई। वह हमेशा की तरह बहस नहीं करने लगा, बस मेरी तरफ देखकर चुपचाप सिर हिलाया। नहीं भागूंगा, पहला नंबर लेंगे। सीटी बजते ही हम दोनों बिजली की तरह दौड़ पड़े और सबसे हैरानी वाली बात, हमारी चाल इतनी एक जैसी थी कि एक बार भी पैर नहीं उलझे। ऐसा लग रहा था जैसे हमने महीनों से साथ प्रैक्टिस की हो। और अब हम सीधे पहले नंबर पर पहुंचे। हम दोनों खुशी से एक दूसरे से लिपट गए। अगला खेल था बलून रिले। गुब्बारा दोनों के बीच दबाकर हमें फिनिश लाइन तक पहुंचना था। हमने इतनी सावधानी और इतनी तेजी से खेला कि बाकी टीमें बस हमें देखती ही रह गईं। फिर से पहला नंबर। मेरा बेटा खुशी से ऐसे उछल रहा था जैसे उसने ओलंपिक गोल्ड जीत लिया हो। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर मेरी सारी थकान गायब हो गई। इसके बाद एक एक करके हर खेल में हम जीतते चले गए। आज तो ऐसा लग रहा था जैसे ट्रॉफी वालों ने पहले से हमारे नाम खुदवा रखे हों। लेकिन धीरे धीरे मुझे कुछ अजीब महसूस होने लगा। मेरे साथ खेल रहा ये बच्चा चेहरे से तो बिल्कुल मेरे बेटे जैसा था, लेकिन उसका स्वभाव कुछ ज्यादा ही शांत था और उसके हर कदम में अजीब सी स्थिरता थी। मेरे मन में शक पैदा हुआ। मैंने धीरे से आवाज लगाई, चेन चेन। उसने बिना सोचे तुरंत जवाब दिया, जी। बस जवाब देते ही उसे अपनी गलती समझ आ गई। उसने झट से दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया। उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। आंखों में साफ लिखा था, अरे बाप रे, पकड़ा गया। मैंने अपना माथा पकड़ लिया। अच्छा तो ये बात है। आज संयोग भी गजब का था। दोनों बच्चों ने बिल्कुल एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। यहाँ तक कि हेयर स्टाइल भी एक जैसी थी। दूर से तो क्या, पास से भी पहचानना लगभग नामुमकिन था। चेन चेन काफी देर तक चुप रहा। फिर हिम्मत जुटाकर धीमी आवाज में बोला, मैं अभी कुछ दिन पहले ही इस किंडरगार्टन में आया हूँ। आज स्पोर्ट्स डे पर पता चला कि हम दोनों एक ही क्लास में हैं। उसने आपको देखा। फिर मुझसे पूछा कि क्या हम थोड़ी देर के लिए जगह बदल लें। मैं मान गया। उसने सिर झुका लिया, मुझे माफ कर दीजिए। कुछ पल बाद उसने बहुत उम्मीद भरी नजरों से मेरी तरफ देखा। क्या मैं आगे भी कभी कभी आप लोगों के साथ खेलने आ सकता हूँ? मेरे होंठों तक नहीं आकर रुक गया, लेकिन मैं वह शब्द बोल ही नहीं पाया। वैसे भी मैं पहले ही तय कर चुका था कि जल्द ही अपने बेटे का स्कूल बदल दूंगा। अगर ये सिलसिला चलता रहा तो देर सबेर बाई किंगवांग को सब पता चल ही जाएगा। मेरी लंबी चुप्पी ही उसके लिए जवाब बन गई। उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे बुझने लगी। आंखों के कोनों में आंसू भर आए। उसने जल्दी से दूसरी तरफ मुंह घुमाया, हाथ की पीठ से आंसू पोंछे, फिर मेरी तरफ मुड़कर जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। मैं समझ गया, उसे इतनी छोटी उम्र में खुद को इतना मजबूत दिखाने की कोशिश करते देखकर मेरा दिल फिर से कसकर दर्द करने लगा। लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। मैं बच्चों की क्लास वाली तरफ बढ़ा। भीड़ के बीच एक चेहरा तुरंत मेरी नजर में आ गया। वो थी बाई किंगवांग। जैसे मुझे याद था वैसी ही, ठंडी, शांत और सबसे अलग। मेरी यादों में वो हमेशा कंपनी के काम में डूबी रहती थी। मैंने तो सोचा था कि आज चेन चेन के साथ कोई आया होगी, शायद नैनी या फिर कोई नौकरानी, लेकिन वह खुद आई थी। मेरा बेटा उसके पास एकदम सीधे खड़ा था। जो बच्चा घर पर पूरे दिन बंदर की तरह उछलता रहता है, वो उसके सामने ऐसा खड़ा था जैसे स्कूल का सबसे संस्कारी छात्र हो। न कोई शरारत, न कोई मस्ती,
न कोई बहाना। पिछली बार मैं इतना घबरा कर भागा था कि उसे ठीक से देख भी नहीं पाया था, लेकिन इस बार मैं भीड़ में चुपचाप खड़ा होकर उसे ध्यान से देखने लगा। वह अब भी पहले जैसी ही थी, भीड़ में खड़ी होकर भी सबसे अलग दिखाई देती थी, इतनी खूबसूरत कि नजर अपने आप उस पर टिक जाए। लेकिन उसके चेहरे की ठंडक ऐसी थी कि कोई आसानी से उसके पास जाने की हिम्मत न करे। दूर से देखने पर वह किसी बेहद खूबसूरत फूल जैसी लगती थी, जिसे सिर्फ देखा जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता। उसे देखते देखते मुझे 5 साल पुरानी बातें याद आने लगी। अब सोचता हूँ उस वक्त मैं उसके इतना करीब कैसे पहुंच गया था और कैसे किस्मत ने हमें एक दूसरे की जिंदगी से इस तरह जोड़ दिया था। उसके साथ बिताया हुआ वह बीता हुआ समय अब मुझे किसी सपने जैसा लगने लगा था। मैंने दूर खड़े अपने बेटे की तरफ हल्के से हाथ हिलाया। उसने मुझे देखते ही